हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही हो। अभी जो आपका अमीन क्लर्क या अशोक कानूनगो का जो पेपर चल रहा है सर्वेक्षण का, उसके दृष्टि से मैं आपका जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें आप अमीन क्लर्क या अशोक के जो कल के पेपर आने वाले हैं उसके दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको एलआरसी में एक सीट फिक्स कर लीजिए बिहार भूमि सुधार 2023 के लिए। और देखिए अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम में प्रॉब्लम चल रहा है कि किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सुधर जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को अंत तक बने रहिए। जिनका भी कल का पेपर है या फिर परसों का पेपर है, सब इसके दृष्टि से ये पेपर महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट आपका, और इसी के बाद से मैं आपका जीके जीएस का बाद आपको रीजनिंग का और मैथ का एक प्रश्न दूंगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसके लिए आपको चैनल पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं वीडियो कल डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था। क्या रैयतवारी व्यवस्था इसमें से किसने लागू किया था? तो इस व्यवस्था को मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किए थे ऑप्शन नंबर बी सर थॉमस मुनरो ने। कब किए थे ये भी जान लीजिए क्योंकि एग्जाम हो रहा है तो इसमें सन भी पूछा जा रहा है। तो 1820 में, किसमें? 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी प्रणाली लागू की गई थी। यह प्रणाली ब्रिटिश भारत के कुर्ग प्रांतों सहित असम के कई भागों, बॉम्बे और मद्रास के प्रमुख क्षेत्रों में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी प्रणाली में स्वामित्व संबंधित अधिकार किसानों को दिया गया था। इस प्रणाली में ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों के कर यानी टैक्स को प्राप्त करती थी। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है, यानी कि समुद्र शैवाल से हमको क्या मिलता है? तो समुद्री शैवाल में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह स्वच्छ उपापचय और थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। समुद्री शैवाल में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट, क्या जिंक और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यानी कि हमको इस 4 ऑप्शन में से आयोडीन को लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जिंक और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। इसका मैं डिटेल्स भी बताते चल रहा हूँ ताकि अगर ऑप्शन में अगर नहीं देता है आयोडीन और एंटीऑक्सीडेंट दे देता है या फिर आपको जिंक दे देता तो जाने रहिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? पॉलिटिक्स का होते हुए हिस्ट्री टाइप का आपका प्रश्न बन जा रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना किसके सिफारिश पे की गई थी। तो इसको कौन से किए थे? चलिए इसको मैं ऑप्शन, आपका 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक होगा। अगर आप जानते हैं तो इसका आप बताइएगा पहले से। सर मैं जानता था, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा। क्या प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा ये आपका हुआ था। इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दे रहा हूँ। चलिए इसको डिटेल्स को आप देख लीजिए। तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, क्या मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, डेट जान लीजिए 1966 से लेकर 1970 में ये आया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति ने नागरिक की सिफारिश की सुनवाई करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना करने की सिफारिश की थी। न्यूजीलैंड में जांच के लिए नियुक्त सदस्य आयुक्त और स्कैंडिनेविया देशों में लोकपाल संस्थाओं की पद्धति पर इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। यानी कि जो लोकपाल और लोकायुक्त है कहाँ से लिया गया था, ये भी आपको प्रश्न आ सकता है कि लोकपाल और लोकायुक्त ये कहाँ से लिया गया था। तो न्यूजीलैंड और स्कैंडिनेविया देशों से लोकपाल संस्थाओं की पद्धति की स्थापना लिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न दिया है। चलिए आपका 4 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? पहला है 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी भी नहीं।
तो आपका 4 ऑप्शन है और 4 में से किसी को बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो वित्तीय आपात स्थिति, क्या वित्तीय, ये याद रखिएगा, वित्तीय पूछ रहा है कि वित्तीय आपात स्थिति कितनी बार घोषित कर सकते हैं। चलिए इसको बताते हैं और इसका डिटेल्स भी आप जान लीजिएगा, डिटेल्स जाने रहिएगा तब आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ये है कभी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, कभी भी नहीं राष्ट्रपति वित्तीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। इससे जुड़ी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, नोट्स के तौर पे भी आपको जान लीजिए कि सन 1991, क्या 1991 में वित्तीय संकट होने के बावजूद भी अब तक किसी भी प्रकार का वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। अनुच्छेद 360 कितने, अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से सहमत है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे वित्तीय अस्थिरता या फिर भारत की साख या इससे किसी अन्य क्षेत्र को किसी भी प्रकार का कोई खतरा है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है 360 के अनुसार। लेकिन अभी तक भारत में ये ऐसी कभी भी नहीं हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न दिया है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है कि नदीय बंदरगाह है कि नौसैनिक बंदरगाह या फिर तैलीय बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह का प्रकार बताना है कि जो कोलकाता शहर है वो किस प्रकार का बंदरगाह है। अगर पहले से आप जानते होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोलकाता का जो बंदरगाह है वो आपका नदीय बंदरगाह है। क्या नदीय बंदरगाह है। और इससे इम्पोर्टेंट मैं नोट्स के तौर पे बता दे रहा हूँ कि कोलकाता भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। याद रखिएगा, कोलकाता ही एकमात्र नदीय बंदरगाह है। वह बंदरगाह जो समुद्र से दूर नदी के किनारे स्थित है और नदी के माध्यम से समुद्र को जोड़ता है, नदीय बंदरगाह कहलाता है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। किस पे, हुगली नदी पे स्थित है। और ये याद रखिएगा, बंदरगाह मैक्सिमम होते हैं समुद्र के, किसके, समुद्र के होते हैं, वो भी प्राकृतिक होते हैं या फिर नौसैनिक के तौर पे, लेकिन ये नदीय बंदरगाह है। अगला देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्या लेटेराइट मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी का प्रकार है। तो कहाँ पे आपके ये मिट्टी पाई जाती है, केरला में पाई जाती है कि उत्तर प्रदेश में कि महाराष्ट्र में कि राजस्थान में। तो लेटेराइट मिट्टी भारत के उड़ीसा के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों, मालाबार के तटीय भागों, महाराष्ट्र के रत्नगिरी और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मृदा में एल्युमिनियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि लेटेराइट मिट्टी में आपको क्या पाया जाता है, ये समझ लीजिए, आपको पाया जाता है एल्युमिनियम, आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये होगा महाराष्ट्र। इसका जिक्र नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, उड़ीसा वगैरह का हुआ, तो उड़ीसा नहीं दिया है ऑप्शन में, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए, एक आप देखे थे कल मैं अभी वीडियो जो सुबह में डाला था या फिर परसों भी मैं इस टाइप का वीडियो बनाया था कि फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अमीन या फिर लेखपाल या फिर कानून गुरु में एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि फुल फॉर्म इसका बताइए। तो यहाँ पे दे दिया है कि डीटीपी का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि उसका फुल फॉर्म से ही आपको पूछा जा रहा है कि डीटीपी का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नेक्स्ट दिया है आपका अगला प्रश्न दिया है PURA। क्या PURA यानी कि प्योरा स्कीम की वकालत पहली बार किसने की थी, जिसमें भारत में ग्रामीण बैंकों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया था। आपका 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी का एक होगा। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, अरविंद सुब्रमण्यम, दिनसा मिस्त्री। तो 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दिया है आपका, एक किताब से भी एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे आपका 4 किताब का मैं प्रश्न लेकर आ गया हूँ कि निम्नलिखित रचनाओं की रचनात्मकता से मिलान कीजिए। यानी कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी, योग शास्त्र, श्री भागवत और सिद्धांत शिरोमणि।
और 4 यहाँ पे रचयिता के नाम है हेमचंद्र, भास्कराचार्य, रामानुज, जयदेव। तो आपको यहाँ पे मिलाकर उसका कूट भी मिला देना है। यहाँ पे दिया है कि गीत गोविंद के रचयिता हैं आपके जयदेव। किसके हैं? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, यानी कि चौथा का ए। उसके बाद से अगला देखते हैं योग शास्त्र। योग शास्त्र के इसमें रचयिता कौन? आप 3 बच गए, हेमचंद्र, भास्कराचार्य, रामानुज। तो इसके होंगे योग शास्त्र के हेमचंद्र, हो गए। चलिए अब अगला देख लेते हैं 3 नंबर है कि श्री भाष्य के रचयिता कौन है? तो श्री भाष्य के रचयिता हैं रामानुज। अब बच गया चौथा और इसमें का 2 ऑप्शन, तो इसको मिला देंगे, यानी कि इसके रचयिता ए हो जाएंगे। आपको मात्र 2 से 3 जानकारी रहेगा तो चौथा खुद भी पता चल जाएगा, यानी कि पहले का चौथा, बी का 1, सी का 3 और डी का आपका 2। अब ऑप्शन में मिला लेंगे 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी ऑप्शन नंबर ए मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार डैश हो। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार डैश हो, और 4 ऑप्शन दिया है। अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है, अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम पड़ता है, गरीबों और अमीरों पर समान पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि कर को प्रतिगामी कब बोला जाएगा और उसको यही आपको ऑप्शन में से बताना है। जब उसका भार क्या हो? अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक हो, कि गरीबों की तुलना में अमीरों पर अधिक हो, कि दोनों में समान हो, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीरों की तुलना में गरीबों पर जब अधिक हो तब उसको हम बोलेंगे कर का प्रतिगामी, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया गया है? यानी कि जो आप 4 चक्का का जो गाड़ी होता है उसमें जो साइड मिरर होता है, उस साइड मिरर में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये सवाल जो है आपको बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, यानी कि रिपीटेशन प्रश्न है। तो उसमें हो जाएंगे उत्तल दर्पण। क्या दर्पण की बात करा जाए, लेंस नहीं याद रखिएगा, दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण की बात कहा जा रहा है। अगला दिया है जिस प्रकार 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासन कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था आपको बताना था, यानी कि 1761 ईस्वी में दिल्ली पर किसका शासन चल रहा था? आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह। तो 4 ऑप्शन में से दिल्ली के शासक उस समय कौन थे, यही आपको बताना है। तो दिल्ली के शासक थे आपको शाह आलम द्वितीय। इसमें कितने ईस्वी में? 1761 ईस्वी में। एक प्रश्न हो गया। दूसरा हो गया पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। एक सन हो गया। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न का आंसर मिल गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है, यानी कि सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार का आय का योग, सभी प्रकार के बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार के बचत का योग। देखिए आप जाकर देख सकते हैं कि मैं एक इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का हो गया है, यानी कि कॉमर्स से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स का आपका प्रश्न बन जा रहा है। उसके बाद से एक योजना से भी प्रश्न पूछा गया था, यानी पॉलिटिक्स में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक योजना से प्रश्न पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यानी कि अभी जो योजना चल रही है वो कौन सी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यानी कि कब से 12वीं पंचवर्षीय योजना रही है। ये रही है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। क्या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2017 तक की पंचवर्षीय योजना रही है। चलिए इसमें कुछ मैं डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना रही है इसको भी जान लीजिए कि 11वीं रही है 7 से लेकर 12 तक, यानी इसके पीछे 5 साल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है 15 नंबर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक फैलाता है, यानी कि कम से कम उसमें प्रदूषण होता है
उसका आपका आंसर क्या होगा, यही आपको बताना है कि कौन सा है। यानी कि डीजल से कम होता है कि केरोसिन से होता है कि आपके हाइड्रोजन से होता है कि कोयला से होता है, यानी किससे कम प्रदूषण होता है वायुमंडल में ईंधन से, कौन सा ईंधन से। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। यानी आने वाले समय में हाइड्रोजन वाले आपको गाड़ी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है कि कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक गुण दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। यानी कि आपको एलिमेंट का नाम बताना है, धात्विक भी है और अधात्विक भी है। आयरन है, कार्बन है, जेनॉन है और बोरॉन है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोरॉन जो है यानी कि Br, जो Br है आपका धात्विक भी है और अधात्विक भी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला 17 नंबर प्रश्न दिया है, पक्षी और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्तीय होते हैं, अयुक्त संगत होते हैं, समजात होते हैं, पोषक होते हैं। यानी कि जो पक्षी और कीटों के जो पंख होते हैं उनके किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपका समवृत्तिक। क्या? समवृत्तिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण उसका रंग वैसे होता है? यानी कि जब गाजर का जो कलर है वो किसकी वजह से है? क्लोरोफिल के वजह से कि फाइको साइनिक की वजह से, फाइको इरिथ्रिन की वजह से, कैरोटीन की वजह से। किसके वजह से गाजर का रंग वैसे होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन के वजह से गाजर का रंग मौजूद होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? यानी कि इसमें से कोई एक सही है, आपको बताना है कि एडीएम जबलपुर केस में आपातकालीन में नागरिकों का अधिकार, विशाखा केस में केंद्र राज्य संबंध, इंदिरा साहनी केस में कार्य क्षेत्रों में महिलाओं का अधिकार, करतार सिंह केस में अल्पसंख्यक अधिकार। इसमें से एक जोड़ी सही है। कौन सी जोड़ी सही है? तो ये सही है, एडीएम जबलपुर केस में आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग द्वारा, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग कर, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके, उपरोक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला देख लेते हैं। अगला ये पुस्तक से भी रिलेटिव है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? 10 टू पाकिस्तान, प्लेइंग इन माई वे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनटोल्ड स्टोरी। तो 4 ऑप्शन में से कौन से सही होंगे? ए सही होंगे, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर हैं उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अगला देख लेते हैं। अगला आपका दिया है 22 नंबर प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है? यानी एक शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है और कौन सा जगह है? कलकत्ता, मुंबई, कोलकाता और मुंबई दोनों, न कोलकाता न मुंबई। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता और मुंबई दोनों। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सब में प्रदेश है, तो कौन से प्रदेश हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है। अगला देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? ये नहीं बताना है कि है, बताना है कि चाय का निर्यातक देश नहीं है। भारत, श्रीलंका, केन्या, यूनाइटेड किंगडम। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। चाय का नहीं है, कॉफ़ी का है, लेकिन चाय का नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंधित है? यानी कि अगर खरगोश है तो पीछे का पैर उसका देखिएगा, आगे के पैर में थोड़ा सा अंतर है, तो किसका संबंध आपको दर्शा रहा है? तो वो दर्शा रहा है सदस्यों को चेतावनी संदेशक के रूप में काम करते हैं। अगला दिया है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? यानी होती है नहीं बताना है, कौन सी नहीं होती। यानी कि इसमें से एक जो है जो गलत दिया है वही आपको चुन कर बताना है। तो देखिए, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, डीएनए और आरएनए की मौजूदगी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। यही आपका गलत दिया है, कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ऑप्शन नंबर डी। यही नहीं विशेषता है, बाकी सारी विशेषता विषाणु के हैं। अगला देखते हैं कि 2016 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? यानी कि 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 16 का ओलंपिक खेल जो हुआ वो किस शहर में आयोजित किए गए थे। अभी देखिए, खेल से भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो।
अगला प्रश्न दिया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका उम्र कितने साल दिया गया है कि 65 साल रहेंगे कि 62 साल कि 58 साल कि 60 साल। 60 साल तो आपको सबको पता है कि इस सब क्षेत्र में 60 साल के होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आपको अलग से पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका कितना रहेगा, तो उनका रहेगा 65 साल, उनको 5 साल अतिरिक्त दिया गया है। अगला देख लीजिए, बहुत सारे जो लड़के होंगे फटाक से ऑप्शन नंबर सी 60 पे मार के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कीटभक्षी पौधे किस जीव की कमी वाली मिट्टी में पाए जाते हैं, यानी कि किस चीज़ की कमी वाले जगह पे वो कीटभक्षी पौधे उगते हैं, यानी कि कौन से इसमें नहीं पाए जाएंगे उस मिट्टी में कि मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, क्या उस मिट्टी में नहीं पाए जाएगा जहाँ पे कीटभक्षी मिलेंगे, तो उसका आपका सही हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं, 30 नंबर प्रश्न दिया है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है रैम को। क्या? रैम। देखिए अब दो होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो रोम दूसरा हो गया, रैम दूसरा हो गया, तो प्रथम मेमोरी है आपका रैम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अभी वर्षा भी हो रहा है, तो वर्षा से रिलेटिव प्रश्न पूछा गया है कि अल्युमिनियम अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषक से होती है, यानी कि किस पर्यावरण प्रदूषक से आपका अम्लीय वर्षा होगा, तो इसका मेन कारण है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, इसी वजह से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट ही आपको अब मैथ के प्रश्न मिलेंगे और रीजनिंग के, जो कि कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अगला दिया है, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि किसके द्वारा छोड़ी जाती हैं। पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, यानी कि बराबर रहती है, हाई ही रहेगी, लो नहीं रहेगी। तो किसके वजह से, यानी कि किन के द्वारा छोड़ी जाती है, चट्टानों के द्वारा, जानवर के द्वारा, सागर के द्वारा, पौधों के द्वारा। इसमें हमको लगता है 90% लड़के सही मार के आएंगे। क्या मारेंगे? पौधे के द्वारा, जो कि एकदम करेक्ट सही होगा। अगला देख लेते हैं, अगला ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी की दृष्टि से जो पेपर चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताना है। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं यही आपको बताना है। तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएस है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या? एक बार और बता दे रहा हूँ, रूस, फ्रांस, चीन, यूके और यूएस। अगला देख लेते हैं, और एक चीज़ याद रखिएगा, 5 पूछा है, यानी कि 5 ही अस्थायी है, बाकी सब अस्थायी हैं और ये बदलते रहते हैं। अगला दिया है कि चितगांग शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। चितगांग शस्त्रागार पर धावा किसके द्वारा बोला गया था? राजगुरु, भगत सिंह, सूर्यसेन और सुखदेव। किनके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था आपका सूर्यसेन द्वारा। क्या? सूर्यसेन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, अगला दिया है 35 नंबर प्रश्न की, जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। जैकबसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? सूंघना से, चबाना से, सुनना से, देखना से। तो ये संबंध आपको है सूंघना से। क्या? सूंघना से। चलिए अगला दिया है, जल गैस किसका संयोजक होता है। जो जल का जो गैस है ये किसका संयोजक है? CO और H2O का, CO और H2 का, CO2 और CO का, CO2 और H2 का। तो जल का जो गैस होता है किसका संयोजक होता है? ये आपका संयोजक होता है CO और H2 का। क्या? CO और H2 का, तो H2O प्लस कार्बन। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में क्या स्फीतिकारी मूल्य वृद्धि का परिमाण है। स्फीतिकारी मूल्य वृद्धि का, ये भी आपका कॉमर्स से है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आर्थिक विषमताओं में वृद्धि, विकास में बाधा, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि हमेशा ये जैसा होता है ना मुद्रास्फीति, वही प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा स्फीति पहले आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। तो ये मैक्सिमम लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ज़्यादातर के लड़के क्या सही मारेंगे इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, ज़्यादातर के लड़के भारत को सही करके आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पशु भारत का क्या है सबको पता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे गाय को
पूजा जाता है, और धन की देवी जैसे लक्ष्मी होती है उसी प्रकार गौ को वहाँ पे पूजा जाता है, और जो गौ होती है उस पर वध करना प्रतिबंध लगाया गया है। आप नेपाल में होकर गाय को वध नहीं कर सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है लेकिन प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग ही रहे। सारे प्रश्न आप जरूर देखिएगा एक बार, थोड़ा सा फास्ट कर कहीं देख सकते हैं। चलिए अगला दिया है, चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? ये साइंस का प्रश्न है और ये भी अच्छा खासा प्रश्न है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए किसके वजह से होता है, अगर ये तो हमको लगता है कि 90% लड़कों को पता ही होगा, तो जिनको नहीं पता उनको बता दे रहा हूँ कि पानी दबाव पर उच्चतम ताप पर उबल जाता है, जिसके वजह से चावल जो है तेज़ी से पक जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? जो सिरके होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद प्रोपिनोइक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड। सिरके में जो है मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं ये आपको बताना था। इसमें पाए जाते हैं एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं, 41 नंबर प्रश्न दिया है कि बादल फटने से क्या अभिप्राय है, यानी बादल जो फटेंगे तो उसका क्या अभिप्राय है कि क्या उसके वजह से होगा? भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश, कृत्रिम बारिश का निर्माण, आसमान में बिखरे हुए बादलों की मौजूदगी, मेघाक्षय मौसम में फसल के बीज का बिखरना। तो ये तो आप सबको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सही सोचे थे आप, ऑप्शन नंबर है भयंकर तूफान और असाधारण रूप से बहुत ज़्यादा बारिश आने की संभावना रहती है जब बादल फटते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने 13 वर्ष की छोटी सी आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में विश्व में सबसे कम उम्र वाली लड़की ने इतिहास बनाया था? कितने? 13 वर्ष से भी छोटी थी और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालावत पूर्णा। क्या? मालावत पूर्णा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला दिया है, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल, विकिरणकारी सतह की प्रकृति, उपरोक्त सहित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत रत्न, क्या भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थी? ये देखिए इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, यानी अवार्ड, नेशनल अवार्ड, एक्टर अवार्ड और स्पोर्ट्स अवार्ड, तो भारत रत्न से तो जरूर पूछे जाएंगे। और इसमें भी दे रहा है कि प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया था, यानी विदेश को व्यक्ति को भी भारत रत्न दिया गया था, वो कौन सा है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम इनको दिया गया था। यहाँ पे एक चीज़ आप गलती कर दीजिएगा कि फटाक से नेशनल मंडेला मार दीजिएगा। हाँ, इनको मिला था, नेशनल मंडेला को भी मिला था, लेकिन इनके वजह से मिला तो दलाई लामा को भी है, सॉरी नेशनल मंडेला को मिला है, अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है। लेकिन डेट याद रखिए कि जो अब्दुल गफ्फार को मिला था ये मिला था 1987 में और नेशनल मंडेला को मिला 1990 में। तो 3 साल पहले खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ही। चलिए अगला दिया है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो आप स्पीकर वगैरह देखे होंगे उस पर हर्ट्ज लिखा रहता है। तो हर्ट्ज जो है इसका एसआई मात्रक है, एक किसका है? आवृत्ति की एसआई मात्रक एच जेड करके लिखा रहता है, एच और जेड नीचे करके ऐसे लिखा रहता है। एक किसकी मात्रक है आपको बताना है। अब तो समझ गए होंगे कि ये मात्रा किसकी है। अगर नहीं पता है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ कि तरंग की आवृत्ति, क्या? तरंग की आवृत्ति की मात्रक है, ना कि तरंग की तीव्रता की, तरंग दैर्घ्य की, तरंगों के स्पष्ट, ये सभी गलत हो जाएंगे। तरंग की आवृत्ति की ये मात्रक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न दिया है, यदि सभी निवेशों में परिवर्तन के कारण उत्पाद में समानुपाती परिवर्तन होता है तो वह किससे संबंध मामला बनता है? स्केल में वर्धमान प्रतिफल, स्केल में समानुपातिक प्रतिफल, स्केल में ह्रासमान प्रतिफल, स्केल में परिवर्तित प्रतिफल। तो इसका कौन? देखिए कॉमर्स का ये भी इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केल में समानुपातिक प्रतिफल। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न दिया है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? क्या पूछा जा रहा है? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसको किए थे कोठारी समिति ने। क्या? कोठारी समिति ने। चलिए इसके भी मैं डिटेल्स बता दे रहा हूँ कि कब किए थे। तो 1961 में। कब? 1961 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान 3 सूत्रीय भाषा यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला का आविष्कार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसमें कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग ने शिक्षा पद्धति की समीक्षा की और क्रमिक सूत्र यानी कि ग्रेजुएट फार्मूले की अनुशंसा की, जिसकी सिफारिश से राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1968 द्वारा ली गई थी। तो चलिए यहाँ से आपको डिटेल्स भी मिलते जा रहा है, डिटेल से भी पूछे जाएंगे कि 61 में सिफारिश हुआ था और 68 में मंजूरी मिली थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। क्या पूछा रहा है, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटे, तो 2 बार। क्या 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूटे थे। सूरत की शहर प्रभावित शिवाजी ने 2 बार, कब एक लूटे थे 1664 में और एक लूटे थे 1670 में। ये जनवरी में, ये अक्टूबर में अंग्रेज़ों को कड़ा संदेश दिए थे, यानी कि अंग्रेज़ों का उस समय औरंगजेब का शासन था, इसकी वजह से वो लूटे थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला और 49 नंबर और सेकंड लास्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न दिया है, कूट के साथ आपको मिलान भी करना है। 4 कूट दिया है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, यानी कि कौन से वैसे सिचुएशन आएंगे जिस सिचुएशन में राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, दूसरा है राज्य विधानसभा का विघटन, और तीसरा और अंतिम है राज्य में संवैधानिक मशीनरी को भंग करने की घोषणा। यानी क्या नहीं होगा, तो एक नहीं होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, इसके लिए नहीं करेगा, बाकी 3 के लिए करेगा, यानी कि पहला तीसरा चौथा यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप सदस्य की समिति के सदस्य नहीं थे, बताना है। ये नहीं बताना कि बताना था, ये बताना है कि इसमें से कौन नहीं है, किसके प्रारूप पर समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे, बाकी ये BR अम्बेडकर, गोपालचारी अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी, यानी कि प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमीशन जिनमें आप बार बार नाम सुनते होंगे, भीमराव अंबेडकर बाबा, तो यही सदस्य, उसी में से राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अभी जस्ट आपको वीडियो पे मेरा अभी इसी पे आपको कुछ देर बाद अभी आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न मिलने वाला है। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा।